बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पंजाब पिछले कई महीने से आइनी बहरान दर आइनी बहरान का शिकार रहा है। कभी इलेक्शन मुलतवी हुआ, कभी हल्फ बर्दारी का मामला इल्तवा का शिकार रहा और कभी गवर्नर आते जाते रहे, कभी सदर की जानिब से समरी मुस्तरद कर दी जाती थी, जबकि पंजाब के ऐवान की तादाद 346 है। हुकूमती इत्तेहाद के 176 अरकान है, जबकि मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ इस वक्त ज़्यादा पलड़ा। आने वाले वक्त में किसका भारी हो सकता है? वज़ीर आला के इंतखाब में अक्सरियत किसकी है? क्या इलेक्शन का पहला राउंड कालदम हो गया है? ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले वज़ीर आला को वोट दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे? पंजाब में जारी सियासी उथल पुथल क्या अब ख़त्म हो गई है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है? साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद आती है और उससे पहले ही उस्मान बुज़दार स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा भिजवा देते हैं। 16 अप्रैल 2022 को हमजा शहबाज 197 वोट लेकर सूबे के 21वें वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। PTI की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में इस इंतखाब को चैलेंज कर दिया जाता है, जिस पर कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला आया कि आज असम्बली के सेशन के दौरान वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा से करवाया जाएगा, जिस पर PTI ने फिर से एतराज़ उठाया और उनकी जानिब से दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और वहाँ पर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है। जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, आज ही समाअत हुई और आज ही फैसला आ गया कि हमजा शहबाज 22 जुलाई तक वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। अदालत आलिया के बाद, अदालत उज़्मा के फैसले के बाद पंजाब का सियासी बहरान क्या अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच चुका है? क्या ज़िमनी इलेक्शन भी 17 जुलाई को अपने मुकर्ररा वक्त पर मुनक्किद होंगी और उसके बाद क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी और हमजा शहबाज 22 जुलाई तक वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहेंगे? क्या PTI ये बात मान चुकी है? क्योंकि उनकी जानिब से अभी तक हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला नहीं माना गया और आज अदालत पे भी इसी चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, बल्कि ये कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को रोका जाए कि वो अपने जो उनके पास पावर्स हैं उनका उस तरह से इस्तेमाल ना करें जिस तरह से वज़ीर आला साहब कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में समाअत की, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी इस बेंच में शामिल रहे। हमजा शहबाज ने अपने बयान में कहा कि 17 जुलाई के दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 22 जुलाई का इलेक्शन नून लीग ही जीतेगी, जबकि एक और बड़ी खबर और बुरी खबर जो कि आज के दिन आवाम ने सुनी वो ये था जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर से बढ़ गई, जिसके फौरी बाद से ज़रूरी अशिया की कीमतें एकदम से आसमान से बातें करने लगी है। ईंधन की होशरुबा कीमतों ने महंगाई की आग को किस कदर भड़का दिया है, आज के प्रोग्राम में इस पे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज जो बहुत अहम बड़ा मामला था, सियासी मामलात, सियासी अनस्टेबिलिटी, 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब, उसके बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे जी। सबसे पहले बात करेंगे कि आज अदालत में क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आज दरख्वास्त दायर की जाती है, आज समाअत होती है, आज ही फैसला हो जाता है, डिटेल्स शेयर कीजिए हमारे साथ। जी शुक्रिया। देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर आज ही समाअत ना होती तो फिर एक और आईनी बहरान ने, सियासी बहरान ने जन्म ले लेना था और वो ये था कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग आज होने वाले इलेक्शन का बाईकाट का ऐलान कर चुकी थी और फिर ये एक मुतरादा इलेक्शन होना था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आईनी बहरान और सियासी बहरान को हल करने के लिए बेहतर समझा कि आज ही इस पर समाअत की जाए। और आपने देखा होगा कि 1:30 पर समाअत हुई और तकरीबन 4:30 तक मुकम्मल, जब समाअत मुकम्मल हुई तो फिर आईनी बहरान भी खत्म हो गया, सियासी बहरान भी खत्म हो गया और दोनों फ्रीकैन की रजामंदी से अदालत ने ये हुक्म पास किया। अब हुक्म ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को होगा और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान ने हमजा शहबाज को दोबारा इंतखाब तक वज़ीर आला पंजाब तस्लीम कर दिया है, यानी 22 जुलाई तक, जो कि एक बड़ी उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि उनका एतराज था कि वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला नहीं मानते। तो उन्होंने अब ये कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला का इलेक्शन दोबारा तखीर से करवाने का ऐलान करती है तो हम जो इमरान खान है वो वज़ीर आला हमजा शहबाज को तस्लीम करेंगे, ये उन्होंने बयान दिया। और फिर बाबर अवान ने जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान से रब्ता करके इस हवाले से अदालत को आगाह कर दिया।
जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि खुशी है कि दोनों जमातों में इत्तफाक़ राय हो गया। बाबरवान ने कहा कि उनको इलेक्शन कमीशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आईजी, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक काम करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता इलाक पर अमल दरामद का हुक्म देंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इलाक मौजूद है। अब जब ये फैसला सामने आया तो जब कमरा अदालत से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही निकले तो दोनों ही अदालती फैसले से मुतमईन थे। अब दोनों ने कहा कि 17 जुलाई के अब दोनों ने ये कहा, इस बात पर आ गए कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल करते हैं और इसको मनोवन तस्लीम करते हैं। अब आगे ये होता है कि मुझे ये भी बताइएगा कि आज अदालत आलिया के जो जज साहिबान थे उनकी जानिब से इस चीज़ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि ये तमाम जो मामलात हैं इनको हुकूमती और अपोजिशन अरकान को खुद मिल बैठकर हल करना चाहिए, हर चीज़ को अदालत तक नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा हुआ? देखें, जब कल जो फैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, पहले तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम उसे कबूल करते हैं, बाद में कहा कि नहीं, हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। अच्छा, आज जब समाअत का आगाज हुआ तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको पढ़ा जाए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जब अदालत के सामने पढ़ा गया उसके बाद हमजा शहबाज के वकील ने ये कहा कि अदालत ने हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही को तलब कर लिया है और इस हवाले से दोनों अपने अपने बयानात अदालत में देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदुहेल ने रिमार्क दिए और इस मौके पर जब परवेज इलाही साहब अदालत में आए और रोस्टर अदालत ने उनको रोस्टम पर बुलाया तो परवेज इलाही ने ये कहा कि कोई भी हादसा हो सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने वोटिंग का वक्त है, कहा गया है कि मुनासिब वक्त पोलिंग के लिए नहीं दिया गया। एक सवाल ये है कि अदालत वक्त दे तो हुकूमत कौन चलाएगा और आइन के मुताबिक सूबा वज़ीर आला के बगैर नहीं चल सकता। इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जब से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो आज भी सारा कंट्रोल पुलिस ने संभाला हुआ है। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल दरामद होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आज अदालती कार्रवाई के हवाले से जो भी मामला तय पाए हमें डिटेल्स बता रहे थे। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल मामला अपोजिशन भी मान गई, हुकूमत भी मान गई कि 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होगा 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद। क्या ये वाकई ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने वाला मामला है, हो जाएगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। जी, सईद इलाही साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट है, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है। सुहेल साहब, प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। सईद इलाही साहब, सर, हुकूमत का फैसला, दोनों फरीकैन आखिर मिल बैठे, बात हो गई, मामलात हल हो गए और अब लग रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी इस फैसले के बाद। अब दोबारा अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा किसी मामले में। देखिए, गुज़श्ता चंद माह से सब जो मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं उनकी आपस में मुखालफत, मुखासमत, बयानबाजी और झगड़े अरूज पर हैं जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब ये मामला अदलिया में आता है तो अदलिया फौरी तौर पर इन मामलात को नोटिस लेती है, बुलाती है और उस पर फ़ैसला करती है। जिसकी मिसाल आज का फ़ैसला है कि कल हाई कोर्ट से फैसला हुआ, जो कहा जा रहा था जी कि रात को दरवाजे खुलते हैं, तो अब तो दरवाजे सब के लिए हर वक्त खुलते हैं। तो ये एतराज़ तो कम से कम अदलिया से दूर हो गया, सिक्का बंद हो गया। हाँ। कि अदलिया सबको इंसाफ फराहम कर रही है, तो हमें अदलिया को इस वक्त सैल्यूट करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जब अदलिया ने यह फैसला किया आज का, तो वो एक तरह का आर्बिट्रेशन था, सालसी फैसला था। उसमें उन्होंने तमाम फ्रीकैन को यानी तीनों पार्टीज़ को एतमाद में लिया, उनके वकला से गुफ्तगू की, फिर उन्होंने अपने लीडर्स से मशवरा किया और उसके बाद एक फ़ैसला हुआ, जिसमें एक सबसे अजीब बात यह थी कि पीटीआई और काफ लीग जो हलीफ हैं लेकिन केस में हरीफ बन गए और दोनों का मौक़िफ़ जो था वो मुख्तलिफ था। तो आज सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि तीनों पार्टीज़ ने ये फ़ैसला मान लिया और हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला मान लिया और 17 जुलाई तक मौखर कर दिया तमाम अहम इश्यूज़ को कि जब इलेक्शन हो जाएगा, जिसमें 20 सीटों पर इलेक्शन होना है और उसके मुताबिक जिसकी मेजॉरिटी होगी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा, पोलिंग दोबारा होगी। जो कल होनी थी वो मौखर हो गई है। तो समझिए कि 2 हफ्ते के बाद असल सूरत वाज़े हो जाएगी और उसमें यह भी फैसला हो जाएगा कि कौन वज़ीर आला बनने जा रहा है। और उसमें मेरा ख्याल है कि ये जो
आज का फैसला है उसमें अच्छी बात ये हुई है कि जो दो बहुत आपस में सख्त दस्तो गरेबां थे, परवेज इलाही साहब और पंजाब हुकूमत, एटलीस्ट उनको सुकून आ गया है और उन्होंने आपस में बातें तय कर ली हैं और मेरा ख्याल में मुस्तकबिल में इनका आपस में इत्तेहाद बढ़ता रहेगा। ठीक, सोहेल साहब, आज अदालत में ये भी मामला उठाया गया कि वज़ीर आला पंजाब को रोका जाए कि वो अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल ना करें। और मुझे ये बताइए कि जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, हुकूमत का कितना अमल दखल होता है, हुकूमत कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होती है ज़िमनी इंतखाबात में ख़ास तौर पर? देखें, ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होती है। उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि कल कुछ ऐसी बातें सामने आई थी कि लाहौर के जिन 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। ठीक है, ऐसे में कि जब अमल होता तो फिर हम भी मानते। एग्जैक्टली, ठीक है जी। एक तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें और दूसरा ये है कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी इस बात पर सख्त नोटिस लिया जाता है कि जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर तरक्याती काम ना हो या कुछ इस तरह का सिलसिला ना हो। लेकिन हुकूमत एक ऐसी ताकतवर चीज़ का नाम होता है कि वो लुके छुपे ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपने काम निकाल लेते हैं, अंदरूनी मामलात चल रहे हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और नून लीग के लिए तो ये इंतखाबात वैसे भी अब बहुत अहमियत के हामिल हो गए हैं। वो इस तनाजुर में कि उमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि पंजाब जो है वो नून लीग का किला, और खुसूसन लाहौर के बारे में कहा जाता है कि वो नून लीग का किला है। अब आज 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। बहावल नगर है, लोधरा है और दूसरे अजला में, लेकिन लाहौर के 4 हलकों पर ये जो इंतखाबात होंगे, अब इन इंतखाबात में दोनों पार्टियां ज़ाहिर है अपना अपना जोर लगाएंगी। और अगर 10 सीटें ले जाती है नून लीग तो फिर इसके वज़ीर आला पक्के, और अगर 13 सीटें ले जाती PTI तो फिर उसके वज़ीर आला पक्के। अब इस पर मुकाबला होना है। PTI को असल में जो मेरा एनालिसिस है कि वो कोर्ट के फैसले पर जो उसने इत्मीनान का इजहार भी किया, शायद मतलब थोड़ा टाइम मिल गया PTI को टाइम भी मिल गया। हाँ। और अब PTI जब से ये तमाम उथल पथल शुरू हुई है वफाक में और पंजाब में, तो उसके बाद से PTI अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ऑल आउट जा रही है। मतलब उसने हर वो ऑप्शन इस्तेमाल किया है जो उसके लिए इस्तेमाल करना मुमकिन हो सकता था, कानूनी तौर पर भी और कुछ दीगर हवालों से भी उसने इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि उसको ये उम्मीद हो कि चूँकि गुज़श्ता 3-3.5 माह के दौरान इतनी तेज़ी से महंगाई हुई है, तो मे बी कि इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़िमनी इंतखाबात पर कुछ इस तरह से असरअंदाज हो जाए कि PTI के लिए ज़्यादा सीटें निकालना मुमकिन हो जाए। एक तो ये बात है। और इसके साथ साथ दूसरी बात ये कि PTI ने टाइम गेन किया है। अब इसमें वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपनी हिकमत अमली बनाएंगे, लेकिन बज़ाहिर देखा जाए तो इस वक्त भी नून लीग की ये चांसेस ज़्यादा हैं कि नून लीग जो है वो, यही पॉइंट मैं सईद इलाही साहब आपके सामने भी सर रखना चाहूँगी कि इस वक्त जो नून लीग है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है कि चाहे इलेक्शन वज़ीर आला का आज हो जाता है या चाहे ज़िमनी इंतखाबात के बाद हो जाए, जीतना तो हमने ही है। जबकि PTI को ये जो टाइम फ्रेम मिल गया है, क्या लग रहा है किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? देखिए, इसमें चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से जो सुहेल साहब ने कहा कि PMLN जो है वो खासी मुतमिन है, पुरएतमाद है। एक तो बात यह है कि PTI में अंदरूनी तोड़ फोड़ बहुत हुई है। 25 लोग तो पंजाब से गए, 50 से ऊपर मरकज़ में छोड़ गए और कुछ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और जब पार्टी हुकूमत से अपोजिशन में आ जाए तो बहुत से लोग उड़ जाते हैं, परिंदे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो उनकी अंदरूनी तोड़ फोड़, दूसरा जो एलाइज है उनका इत्तेहाद 12 जमातों का, वो एक ख़तरनाक बात थी कि सब इकट्ठे हो गए। और तीसरी बात यह है कि जैसे अभी बताया सुहेल साहब ने कि बाई इलेक्शन में हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है और अपोजिशन के पास कुछ नहीं होता सिवाय बयान और नारों के। हुकूमत वसाइल, गाड़ियों का, ओहदों का, कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों को देकर मुतमिन कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो सीटें जिनकी बात की जा रही है लाहौर में 150, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सर ये इस वक्त जो सिचुएशन है, सिर्फ अगर मैं पेट्रोलियम मसनूआत की ही कीमतों की बात कर लेती हूँ, अवाम सर पकड़े बैठी है कि ये हो क्या रहा है। पहले 30 रुपए बढ़ता है, फिर 30 रुपए, फिर 24 रुपए, फिर 15 रुपए। क्या ये बहुत अहम बात आपने की है, बड़ी ये नुकसान पहुंचेगा PMLN को इससे। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि लाहौर के जो 4 हल्के हैं 158, 167, 168 और 170, इनमें से क्योंकि पहले PTI के लोग जीते थे, तो मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पहले PTI जीती थी वो सारी सीटें लेना शायद उनके लिए आसान ना हो, क्योंकि जो पहले PTI के लोग थे
अब वो PMLN में आ गए। बिल्कुल। तो उनको कुछ वोट उनके अपने हैं, कुछ बरादरी के हैं, और कुछ हुकूमत की सपोर्ट और कुछ माली एआनत जो है, यानी ऐसे उम्मीदवार जो माली तौर पर बहुत मजबूत हैं, वो कुछ ना कुछ 2-4 हज़ार वोट भी ले लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे पहले कहा गया कि इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि पंजाब में PMLN की ही अक्सरियत थी, 2018 में भी सबसे ज़्यादा सीटें उन्हीं की थीं और हुकूमत की दावत उनको ही दी जानी चाहिए थी, लेकिन जो जोड़ तोड़ हुआ उसके नतीजे में उससे महरूम कर दिया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी जो हम बात कर रहे हैं कि ये 20 सीटों में मेजॉरिटी सीट्स PMLN ले जाएगी, और फिर इसीलिए उनका जो दावा है, एतमाद है और जो बातें हैं, उसकी बात इसलिए निशानदेही हो रही है कि जो दही इलाके हैं जहाँ पे लाहौर से बाहर, वहाँ पे यकीनन हुकूमत को वोट पड़ते हैं, क्योंकि हुकूमत वहाँ डेवलपमेंट करती है, वादे करती है, डेवलपमेंट के लिए कुछ काम भी हो जाते हैं, और वो जो वादे होते हैं वो पहले कर लिए जाते हैं। जैसे भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अगरचे पाबंदी आयद करती है, लेकिन जब वादे कर लिए जाते हैं तो पूरे होते हैं। कोई सड़क बनाने का, कोई पानी का, कोई फिल्टर का, सीवरेज का, गली का, मोहल्ले का, स्कूल का, कॉलेज का, 1122 की शाख का। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे हुकूमत असरअंदाज हो सकती है। सोहेल साहब, क्या वाकई अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्राइसिस ख़त्म हो गया है? क्या वाकई ही ज़िमनी इंतखाबात जो जैसे होगा उसको मान लिया जाएगा? क्या वाकई ज़िमनी इंतखाब के बाद हम ये नहीं सुनेंगे कि धांधली कर दी, जो जीत जाएगा वो मुतमईन रहेगा, जमहूरियत की बात करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये एक अच्छी बात ज़रूर हुई है कि इससे पंजाब में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उसका यकीनन खात्मा होगा। उसकी वजह यह है कि अगर आज इलेक्शन हो जाता वज़ीर आला का और फिर 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में सूरत हाल फिर तब्दील हो जाती, तो एक नए सिरे से दोबारा खेल शुरू हो जाता कि अगर वज़ीर आला हमजा शहबाज होते और सपोज के PTI ज़िमनी इंतखाबात में मतलूबा नशिस्तें ले जाती, तो फिर दोबारा से सिलसिला ये शुरू हो जाता। तो इस हवाले से तो कम अज़ कम अच्छी बात। और मेरा ख्याल है कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो दोनों जमातें हैं उन्होंने इस पर अपना इत्तफ़ाक़ राय है जो ज़ाहिर किया, और ये बड़ी अच्छी बात है। और पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स भी दिए कि मतलब इस तरह के मामला चाहिए था अपोजिशन और हुकूमत को कि वो मिल बैठ कर तय कर लेती। हम ये कहते रहते हैं जी कि वो फ़लाँ इदारा पॉलिटिक्स में मुदाखलत करता है या अदलिया जो पॉलिटिकल मामलात को देखती, लेकिन मसला ये है कि जब हम खुद किसी के घर चल कर जाएंगे तो फिर अगले बंदे ने कुछ ना कुछ तो करना है ना। जब हमने एक रिट पिटीशन दायर की है तो उस पर समाअत तो होगी। और दूसरी बात ये है कि अगर ये दोनों मुत्तफिक ना होते इस बात पर जिस बात पर ये मुत्तफिक हुए, तो फिर अदालत अपना फैसला सुनाती। दोनों के वो सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद वो अपना फैसला सुनाती। तो इस सतह तक तो बात नहीं पहुंची कि उससे पहले ही दोनों ने इस पर, और अल्लाह करे कि जब 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब हो जाए, तो उसके बाद सब अमन चैन से रहें। लेकिन मसला ये है कि हम ये रौनक मेला देखने के इतने शौकीन हो चुके हैं कि 2-4 साल गुजर जाए ना सुकून के साथ, तो हमें ना ऐसे ही एक वो लग जाता है कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप देखें तो 2018 में भी कुछ ख़राब मामलात नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर वो यकायक जो भी हुआ, जो भी उसकी वजूहात रहीं, वो सारा सिनेरियो तब्दील कर दिया गया। फिर अब जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया है तो उससे पहले बाकायदा एक फ़ज़ा बनाई गई और फिर उस गवर्नमेंट को भी चलता किया गया। और मज़े की बात यह है कि जिनके खिलाफ करप्शन, बदअनवानी और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात सुनने में आते थे, वो दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ गए। तो ये हमारे मुल्क की रवायत है, 2-4 साल के बाद ना हो कुछ इस तरह का, तो हमें बेचैनी होने लगती थी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि दोनों जमातें वाकई हकीकतन डेमोक्रेसी के हवाले से। सईद इलाही साहब, आज बड़ी पुरसकून माहौल में समाअत भी हो गई, फिर फरीकैन भी अच्छे मूड में नज़र आए, मसलहत रही मामलात में। क्या हमजा शहबाज को वज़ीर आला PTI की जानिब से मान लिया गया है? क्या ज़िमनी इंतखाबात में अगर नून लीग ही बरतरी ले जाती है उसके बाद भी PTI की जानिब से इस फैसले का एहतराम किया जाएगा? और अगर हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहते हैं तो क्या PTI पुरसकून होकर आराम से बैठ जाएगी और मामलात को चलने देगी? देखिए, 17 तारीख तक तो जो सामने आया मान लिया गया है तो वो CM रहेंगे, और उसमें बाबर अवान साहब ने भी कह दिया, पहले इनकार किया फिर इकरार कर लिया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि 22 के बाद अगर हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो फिर एक नया एहतजाज शुरू होगा। और PTI, क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात समझ आ गई है कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो उन्हें सूट कर रही है, और उनकी जो साथी थे, उनकी पार्टी थी, उनके फॉलोअर्स थे, उनके वोटर्स थे,
जो डिसइंटीग्रेट हुए थे उन्हें दोबारा उन्होंने इंटीग्रेट इसी तरह किया है कि कभी उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, कभी कोई इल्ज़ाम लगा दिया, कभी न्यूट्रल्स की बात कर ली, कभी अमेरिका की बात कर ली। तो वो तमाम इश्यूज़ जिस पे वो लोगों को इकट्ठा करते रहे हैं और कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि 22 के बाद भी ये रागनी जारी रहेगी और जब तक अगले इलेक्शन नहीं आएंगे पीटीआई अपने बयानात से इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें वो यही हमेशा मुखालफत ही करते रहे और सबके खिलाफ मुहाजराई करते हैं और अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। और मैं नहीं समझता कि 22 के बाद भी पीटीआई आराम से या सुकून से बैठ जाएगी। वो अगले इलेक्शन तक एहतजाज, जलसे जुलूस, नारेबाजी, बयानबाजी, मोटिवेशन करते रहेंगे। तो लेकिन सही साहब, सॉरी मैं आपकी बात, जी। जो आपने कहा है कि एजिटेशनल पॉलिटिक्स करती रहेगी, तो लॉन्ग मार्च के हवाले से आप क्या कहते हैं? उसमें तो वो मतलब बाकायदा नाकाम हुई, जिसके बाद फिर मतलब सिर्फ बयानबाजी पर इक्तफा किया गया, तो उससे पहले जलसे वगैरह होते थे और अपने कारकुनों को यूनाइट। तो जब लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ तो उसके बाद भी ये इसी पैटर्न देखिए, ये आप एनालिस्ट जो देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो खुद तो दावा कर रहे हैं कि हमारी कामयाब हुई है मार्च। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैंने अपने मकासद, वो तो हर जुमात अपने अहदाफ हासिल कर लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपने फरमाया कि नाकामी या कामयाबी जो है वो सियासत का हिस्सा होती है और इमरान खान साहब एक ज़िद्दी आदमी है और जिस चीज़ के पीछे लगते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। तो मेरा ख्याल है वो इसकी जान नहीं छोड़ेंगे और अगले इलेक्शन तक ये हंगामा राई बरकरार रखेंगे। सर, अगर तो नून लीग बरतरी ले जाती है तो आपने कहा कि पीटीआई शोर शराबा कर सकती है, इम्कानात हैं। अगर पीटीआई बरतरी ले जाती है तो क्या नून लीग खामोश बैठ जाएगी, मान लेगी चुप करके? देखिए, मेरा ख्याल में पहली बात तो ये कि दोनों पार्टीज, बल्कि सारी पार्टीज, हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हर इलेक्शन के बाद और हर सीएम के इलेक्शन के बाद धांधली का इल्ज़ाम ज़रूर लगता है, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल में ज़्यादा पीएमएलएन की हंगामा राई पे लोग ज़्यादा यकीन नहीं करेंगे, ना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब उनकी हुकूमत है, वसाइल उनके पास हैं और वो हार जाते हैं तो फिर शायद उनका केस इतना मजबूत नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। सोहेल कैसर साहब, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक नून लीग की बात है, नून लीग कभी भी मतलब बहुत बड़े जलसे करने में कामयाब नहीं हुई है, मतलब स्ट्रीट पावर इसकी उस लिहाज से नहीं है। सोहेल साहब, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम वापस जोड़ेंगे। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो बात करेंगे जनरल इलेक्शंस की भी, कि जब जमातें हुकूमत में आती हैं तो जनरल इलेक्शन पर खामोशी हो जाती है, जब अपोजिशन में जाती हैं तो जनरल इलेक्शन की बात करने लगती है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर तरफ से आवाज़ आ रही है जी, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 83 पैसे बढ़ती है, कीमत 248 रुपये 74 पैसे तक जा पहुंची है, जबकि डीजल की कीमत 276 रुपये 54 पैसे तक जा पहुंची है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो फिर समझ लीजिए कि हर चीज़ महंगी हो गई, चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, चाहे वो मोबाइल एसेसरीज है, चाहे वो दाल, रोटी, आटा, चीनी है, ज़िंदगी के इस्तेमाल की कोई भी चीज़ है। समझ लीजिए कि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई तो उन पर भी उसका असर होगा, क्योंकि आप अगर आलू ख़रीदने भी जाएंगे तो सब्ज़ी वाला आपको आराम से कहेगा कि आलू अगर कल फ़र्ज़ कर लीजिए कि 40-50 रुपये किलो थे तो आज वो आपको 60 रुपये किलो देगा, कि ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, महंगाई और आवाम की परेशानी। सईद इलाही साहब, महंगाई इस वक्त मुल्क का, गरीब आदमी का, क्या मुतवसत तबके का, हर बंदे का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त देखें, जो आपने पहले बात की, अगर पेट्रोल बढ़ जाए, डीजल बढ़ जाए, गैस बढ़ जाए तो उससे हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है, इसमें आप ये देखें कि इसमें देखें हम हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं जी, लेकिन जो IMF से हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उसमें उन्होंने बारहा कहा है, उनकी डिमांड नंबर 1 यही है कि सब्सिडी जो है पेट्रोल पे वो ख़त्म करें। दूसरा, दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है। जब ये कोरोना आया था पेंडेमिक में तो कम हो गया था, क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम हो गई थी, ताकि उससे क्योंकि इस्तेमाल कम हो गया था। और आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब का जो बजट था वो आज से 1 साल पहले डेफिसिट में था, लेकिन पिछले 8-9 महीने में जो पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी है, तो उससे ये हुआ कि सऊदी अरब का अगले 4 साल का जो बजट का डेफिसिट है सोहेल साहब, वो पूरा हो गया है। सही, यानी उसके मुताबिक ये हुआ है। तो अभी फिलहाल जो पेट्रोल की प्राइस है उसमें जो सबसे पहली बात ये थी कि क्रूड ऑयल जब बढ़ेगा
और उसके अलावा जब उसमें आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो पेट्रोल बढ़ जाएगा, उससे हर चीज़ बढ़ेगी। और ये इसके ऊपर हुकूमत को इस वक्त दो चीज़ें करनी है। एक तो ये कि IMF की शराइत माननी लाजमी है क्योंकि हमें पैसे मिलने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो टैक्सेशन है मुख्तलिफ चीज़ों पे जो शाय खुर्दनोश है, जो आम आदमी को चाहिए, जैसे गंदम है, घी है, या ऐसी चीज़ें जिससे गुजारे के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी प्राइसेस कम कर दी जाए और ऑयल पे भी टैक्सेशन को मिनिमम कर दिया जाए, ताकि ये जो एक तूफ़ान आया है जिससे लोग परेशानी का शिकार हैं और अभी जैसे आप बता रही थी कि ज़िंदगी का सिलसिला बरकरार रखना मुश्किल हो गया है, तो हुकूमत का पहला फ़र्ज़ ये है कि वो तमाम उन कॉर्नर से टैक्सेशन को, अब सुपर टैक्स लगा दिया, उठा के लोग इंडस्ट्री दुबई ले जाएंगे। बिल्कुल सईद साहब, इस पे भी बात करेंगे कि ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है, ये कहा जा रहा है जी अमीर पर लगाया गया है। अमीर पर कैसे लगेगा? अगर खाद महंगी होगी, अगर फर्टिलाइज़र महंगे होंगे, अगर पेस्टिसाइड महंगे होंगे, तो फिर जो एंड प्रोडक्ट है वो भी महंगी हो जाएगी और फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, सारा का सारा असर आवाम पे आएगा। इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले हमें ज्वाइन किया जी इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। इमरान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। महंगाई के हवाले से आज आपने एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है, हमें बताइए कि क्या क्या डिटेल्स आपके पास है महंगाई को लेकर और क्या महंगाई कम होती नज़र आ रही है? कुछ ऐसा भी बताया आपने रिपोर्ट में? देखें सिदरा, चूँकि अभी मौजूदा सूरत ये है कि महंगाई कम होते हुए नजर आना तो एक दीवाने का ख्वाब होगा, क्योंकि आज तो जो पेट्रोल बढ़ा है उस पर पिछले पेट्रोल जब बढ़ा था तो 2000 रुपया हुकूमत ने कह दिया कि हम दे रहे हैं उस आदमी को जिसकी सैलरी 40,000 से कम है। अब आज बढ़ा है, आज तो कोई ऐसे पैसे नहीं मिले, मगर आज जैसे ही रात को पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, चले ठीक है, मुश्किल फैसले हो रहे हैं, अवाम को इत्मीनान में लिया जा रहा है साथ साथ, मगर मुश्किल फैसलों के साथ साथ जो ये अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा, इतना इजाफा कि एक आदमी की सैलरी एक माह बाद उतनी ही मिल रही है और उसको उस सैलरी के बदले में जब वो दुकान पर जाता है, मार्केट में जाता है, ओपन मार्केट में जाता है, मंडी तक में जाता है, तो वहां पर भी जो कीमतें हैं वो ज्यादा हैं। और ये आज दालों की कीमतें बढ़ी हैं, दही की कीमत बढ़ गई है, आज खुद इजाफा है, ये भी सरकारी रेट ही निकला। सरकारी रेट की जो मीटिंग है वो कल होनी है, मगर आज खुद इजाफा इसलिए हुआ है कि जैसे ही पेट्रोल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की मद में किराए जा जो हैं वो देने पड़ते हैं जो दुकानदार होते हैं और ओपन मार्केट और इसके साथ साथ मंडियों में। और अभी मौजूदा सूरत हाल में जो ये दालों की आज कीमतें बढ़ी हैं, और ये कुछ कीमतें कम नहीं है, बहुत ज्यादा ये कीमतों में इजाफा किया गया है। जैसे कि अगर बात की जाए चावल की, तो चावल जो इस वक्त सुपर नया चावल है वो 15 रुपए इजाफे के साथ 210 रुपए से 225 रुपए में इमरान होने लगा। तो इमरान, आप बात कर रहे हैं डीसी रेट की, कि जो कि डीसी रेट में अशिया ज़रूरिया, दालों की, चावल की कीमत बढ़ गई, लेकिन डीसी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन भी तो नहीं होता। अगर चावल की कीमत 15 रुपए बढ़ी है डीसी रेट के मुताबिक लिस्ट में, तो मार्केट में तो वो 25 से 30 रुपए बढ़ा लेंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। सिद्रा, मैं अभी डीसी रेट जो सरकारी रेट है पिछले मई 31 की, तो 30 मई को जो लिस्ट जारी हुई है उसके मुताबिक ये चीजें नहीं आज बिकी, ये आज खुद इजाफा किया गया है दुकानदारों की तरफ से। वो कहाँ से पैसे देंगे? महंगी चीज खरीदने के बाद वो महंगी नहीं बेचेंगे तो सस्ती बेचेंगे, कैसे बेचेंगे? और जो मंडी से ओपन मार्केट में आएगी, ओपन मार्केट से छोटे दुकानदार के पास जाएगी और छोटे दुकानदार से उसके बाद गली मोहल्लों में जाएगी, तो ये चीज डबल ही ट्रिपल रेट्स पे जो है मकीनों को दी जा रही है। 1.25 करोड़ आबादी का शहर नहीं है ये, अब ये कम से कम 1.5 करोड़ आबादी को छू रहा है शहर। और यहाँ पे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, इंतजामिया का क्रैकडाउन अपनी जगह, FIR, ग्राम फरोशी पर रोज पकड़ दकर अपनी जगह, मगर महंगाई जो है, जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, अभी डॉक्टर सईद भाई साहब भी बता रहे थे कि पूरी दुनिया में ये भूचाल आया हुआ है, मगर ये कुछ भूचाल जो है पंजाब में, पाकिस्तान में ज्यादा ही आ गया है। इसको करने के लिए हुकूमत को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा गरीब आदमी के लिए। जो इतवार बाजार है उसकी कोई स्ट्रेटेजी निकाल लें, जिस तरह आटे की स्ट्रेटेजी निकाली है इन्होंने, 890 रुपए में 20 किलो का आटे का थैला दे रहे हैं, इसी तरह दालों पर कोई सब्सिडाइज कर दें, कोई इसी तरह रोजाना के कोई ऐसे मकीनों के लिए बाजार लगा दिए जाए जिससे लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलना शुरू हो। कोई एफर्ट नहीं नजर आ रही, मगर ये कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। और पहले कहते थे, पहली हुकूमत कहती थी घबराना नहीं है, अब ये कह रही है कि घबरा लो और उसके बाद
क्योंकि हम मार्केट में जब सर्वे करने जाते हैं तो ये मैं अपनी आवाज नहीं बोल रहा, ये शहर के मकीनों की आवाज है। आज हम अनारकली बाजार में खड़े थे तो वहाँ पे मकीनों ने कहा कि पहले ये कहते थे कि वो पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं और रोजाना महंगाई हो रही है, और अब ये कह रहे हैं कि जी IMF से ज्यादा जो है वो बहुत शुक्रिया इमरान अकबर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सईद इलाही साहब आपका सर बहुत शुक्रिया। सोहेल कैसर साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, हुकूमत ये तो बता रही है कि मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है कि अगले 4 से 5 महीने मुश्किल हैं, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि गरीब का घर कैसे चलेगा, क्योंकि हम आपके दरमियान मौजूद होते हैं। प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम लोगों से बात कर रहे होते हैं, रोड्स पर मौजूद होते हैं। रिक्शे वाले इतने परेशान हैं, दिहाड़ीदार तबका इतना परेशान है, तनख्वाहदार तबका इतना परेशान है कि आमदन वही है लेकिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।